आज मैं आप लोगों को नाड़ी ज्योतिष के सूत्र के आधार पर बताऊंगी कि जो हमारा जीव कारक ग्रह गुरु होता है उसका संबंध जब केतु के साथ में बनता है तब क्या प्रभाव मिलते हैं। और इसी तरीके से चूंकि स्त्रियों के लिए शुक्र को भी जीव कारक की तरह से देखा जाता है और उसका संबंध जब केतु के साथ में बनता है तब क्या होता है। और ये बहुत ही अच्छा योग है आध्यात्मिक दृष्टि से, आत्मिक उन्नति की दृष्टि से। और जितना भी ज्ञान है, वैराग्य है, विरक्ति है, मोक्ष है, ऐसी चीजों के लिए इस योग का बड़ा गहरा प्रभाव रहता है। इससे बड़ी मदद मिलती है व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ने में। तो ये सब कुछ मैं आप लोगों से आज इस वीडियो में विस्तार से बात करूंगी। और उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ हैं चैनल से, आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को उसकी जानकारी मिल जाया करे। देखिए, जो हमारी नाड़ी ज्योतिष होती है या जो हमारी पराशरी वैदिक ज्योतिष है, गुरु को हर जगह नैसर्गिक आत्मा कारक ग्रह की तरह ही देखा गया है। इसीलिए गुरु को जीव कारक बोलते हैं, मतलब कि वो जीव जो जन्म है उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जब भी आप किसी भी चार्ट में, किसी के भी बर्थ चार्ट में देखते हैं कि गुरु और केतु एक साथ किसी भी एक राशि में बैठ जाएं या एक दूसरे के त्रिकोण पे बैठ जाएं, त्रिकोण अगर मोक्ष त्रिकोण है 4 8 12, तब ये और भी अच्छा प्रभाव देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब गुरु और केतु या तो एक साथ बैठे या ट्राइन पे बैठ जाएं तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा योग होता है। ऐसा जो जातक होता है, समय के साथ साथ जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके मन में अपने आप ही ज्ञान के प्रति एक जिज्ञासा पनपने लगती है और धीरे धीरे करके वो उस दिशा की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये योग किसी भी स्त्री की कुंडली में हो या किसी भी पुरुष की कुंडली में हो, अगर ये अच्छी स्थिति में बन रहा है, 4th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में, और अगर यहाँ पर राशियां भी उसको कर्क मिल जाए, वृश्चिक मिल जाए या उसको मीन राशि मिल जाए, तो ये बड़ा अच्छा प्रभाव देता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और इसी के साथ साथ अगर यही युति धर्म त्रिकोण में बन जाए या जो हमारी 1 नंबर की राशि है मेष, सिंह और धनु, वहां पर भी अगर ये युति बनती है तो व्यक्ति का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता ही बढ़ता है। इसके बाद अगर यही कॉम्बिनेशन जो हमारी वायु तत्व राशियां होती हैं, वृषभ, तुला, सॉरी मिथुन, तुला और कुंभ, वहां पर भी अगर गुरु और केतु एक साथ बैठते हैं या इसी ट्राइन पर वो बैठ जाते हैं, तब भी इसका जो प्रभाव होता है वो जीवन में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा अच्छा होता है। इसके बाद जो शुक्र ग्रह होता है, विशेष रूप से इसको पुरुषों के लिए विचार किया जाता है कि उससे उसके दाम्पत्य के बारे में देखते हैं कि अगर किसी भी पुरुष का जो शुक्र है वो नेटल चार्ट में कैसा है। लेकिन इसी शुक्र को, चूंकि शुक्र स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है, जितनी भी स्त्रियां होती हैं या स्त्री जातक होती हैं उनका ये प्रतिनिधित्व करता है। तो जब भी किसी लेडी के चार्ट में, किसी महिला के, स्त्री के चार्ट में जब शुक्र का संबंध केतु के साथ में हो जाता है, दोनों ही या तो एक साथ बैठ जाएं या एक दूसरे के ट्राइन पर बैठ जाएं और वापस से जो इनका संबंध बने वो जल तत्व राशियों से बन जाए, कर्क से, वृश्चिक से और मीन से। और इसी के साथ साथ अगर ये मोक्ष त्रिकोण में बन जाता है, चौथे में, 8वें में, 12वें में, तो ये भी एक संकेत करता है कि जो ऐसी स्त्री होगी, ऐसी जातिका होगी, शुरू के समय में भले ही उसका मन दुनियादारी में रहे या संबंधों में रहे, लेकिन धीरे धीरे करके उसके अंदर एक वैराग्य,
एक उच्चाटन की भावना जरूर पैदा होती है। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन इसलिए अपना प्रभाव इस तरह से दिखाते हैं क्योंकि देखिए गुरु जो होता है, गुरु चूंकि ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और जहां पर भी आकाश का संबंध आ जाता है तो वहां से हमेशा ज्ञान का विचार किया जाता है। और केतु चूंकि वो मोक्ष के कारक ग्रह ही होते हैं और वृश्चिक राशि के को रूलर होते हैं, तो चूंकि वृश्चिक राशि भी जो है लिबरेशन को, मुक्ति को, डेप्थ को, रिसर्च को, अकल्ट को, रहस्य को दिखाती है। तो आत्मा कारक ग्रह गुरु केतु का साथ पा करके, मतलब जो गुरु है, जो ज्ञान है, जो मुक्ति है, वो वृश्चिक राशि में जा रही है। मतलब कि व्यक्ति खुद का मनन चिंतन करने लगता है। इसी तरीके से जब शुक्र केतु के साथ में आ जाता है तो चूंकि शुक्र भी गुरु हैं, भले ही वो दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन उनके अंदर भी बहुत ज्ञान है। उनके अंदर मृत संजीवनी का ज्ञान है। तो नॉलेज की दृष्टि से देखा जाए तो शुक्र और केतु दोनों ही ज्ञान को दिखाते हैं, दोनों ही मुक्ति को, वैराग्य को भी दिखाते हैं। फर्क सिर्फ ये हो जाता है कि शुक्र चूंकि भौतिक संपदा को भी देते हैं, जितनी चमक दमक की चीजें हैं उनको भी देते हैं, लेकिन जब इनको केतु का साथ मिलता है तो इस युति में, इस कंजंक्शन से जो स्त्री होती है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी उम्र आगे बढ़ती है, उसके अंदर से इस तरह की भावनाएं ईश्वर के प्रति, आध्यात्म के प्रति, मोक्ष के प्रति, डिटैचमेंट के प्रति ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं या ऐसा समझते हैं कि केतु और जो शुक्र की युति है, ये व्यक्ति को कई बार जो संबंधों में एक अम, असंतुष्टि का भाव होता है या डिटैचमेंट का भाव होता है, ऐसा कुछ भी करता है। देखिए यहाँ पर शुक्र और केतु, चूंकि शुक्र नैसर्गिक प्रेम का, पार्टनरशिप का और विवाह का कारक होता है, और सेकंड हाउस जहां पर वृषभ राशि बनती है उसका ये लॉर्ड भी बन जाता है। तो केतु का जब इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है तो कहीं ना कहीं ये समय के साथ चीजों को ये कट करने का या दूर करने का तो ये काम अवश्य ही करता है। भले ही उसके पास बाहर से सारी चीजें हो, उसके पास सारी संपदा हो, परिवार हो, सब कुछ सुख सुविधाएं हो, इसके बावजूद भी जो शुक्र और केतु की युति होती है, ये धीरे धीरे करके आगे चल करके जातक को विरक्ति का भाव देती है। अगर ये मोक्ष त्रिकोण और धर्म त्रिकोण में और जो हमारी वायु तत्व राशियां हैं उसमें ये कॉम्बिनेशन बनता है तो उसका जो रुझान होता है वो स्वयं के प्रति जरूर जागृत होता है। तो नाड़ी ज्योतिष जो है वो त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों को ही कंजंक्शन की तरह से ही लेती है, और इसको लेना भी चाहिए क्योंकि जो हमारे त्रिकोण होते हैं उनमें जो नक्षत्र होते हैं वो बिल्कुल एक ही नक्षत्र होते हैं, मतलब कि एक ही ग्रह के वो तीनों नक्षत्र हो जाते हैं, इसलिए उनको युति की तरह से देखा जाता है। तो राहु सॉरी केतु और केतु का संबंध जब भी गुरु के साथ बनेगा या शुक्र के साथ बनेगा तो ये व्यक्ति को लिबरेट करने में, ईश्वर की तरफ जाने में, या जो एक अल्टीमेट ट्रूथ है, जो जीवन का आखिरी सत्य है, सार है, उस तरफ ये रुझान भी देता है, प्रेरित भी करता है, और उसको ये व्यक्ति करता भी है, अपने जीवन में इन चीजों को समझता भी है। और देखिए यही सेम स्थिति शनि जो कि कर्म कारक होता है, वहां पर जीव का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन केतु जब शनि के साथ में भी युति बनाता है, चाहे साथ बैठ के चाहे त्रिकोण पे बैठ के, तभी भी जो व्यक्ति के जीवन का कर्म होता है या उसके जो कर्म की दिशा होती है उसमें फाइनली आप देखेंगे कि एक किस्म का अलगाव, एक किस्म का जो डिटैचमेंट है, मतलब वो काम को करते हुए भी व्यक्ति भीतर से बिल्कुल उससे विरक्त सा रहता है। ये योग देता है। ये हमेशा जो है केतु, चूंकि उसके पास मस्तिष्क नहीं है, केवल हृदय है, और वो उसको बंधना नहीं पसंद है, क्योंकि संसार में हम बंधते कहाँ से हैं? मस्तिष्क से ही तो बंधते हैं ना, जो हमारा सर का सा है, वहीं पर सारे सोच विचार है, वहीं पर बुद्धि है, और उसी बुद्धि के माध्यम से हम संसार में लिप्त होना शुरू होते हैं। और
केतु की जो स्थिति है उसके पास केवल हृदय है। तो जो हृदय होता है, अगर उसमें मस्तिष्क का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तो वो हमेशा मुक्ति की ओर ही बढ़ेगा, या जो उसकी इच्छाएं भी होंगी उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा जो कि किसी के लिए नुकसानदायक हो या किसी को वो हार्म करे। यही कारण है कि केतु जो ग्रह है ये लिबरेशन के लिए बहुत उत्तरदायी है। इसी वजह से 12वें भाव में, 12वीं राशि मीन में जो केतु ग्रह है बहुत अच्छे रिजल्ट देता है आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यक्ति को लिबरेशन की दृष्टि से। क्योंकि जब हम धर्म की बात करते हैं और जब हम मुक्ति की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है। धर्म जो होता है वो एक शुरुआत है, एक शुरुआती रास्ता है मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए। तो जब हम धर्म के पथ पर चलते हैं तो वहां पर हमारा जो डायरेक्ट संबंध होता है उसमें गुरु का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, मरकरी का भी होता है, आत्मा कारक ग्रह जो सूर्य है उसका भी होता है। लेकिन जब हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर केतु का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि केतु ही हमें मुक्ति की ओर लेकर के जाता है, वैराग्य की ओर लेकर के जाता है। उसको दुनिया की दृष्टि से कुछ बहुत बड़ी सफलताएं, अचीवमेंट, उसमें उसका रुझान नहीं है। मतलब कि वो जो अल्टीमेट ट्रूथ है या एक जो अद्वैत की स्थिति है उस तक पहुंचाने का जो काम है वो हमेशा केतु ही करता है। इसलिए जब भी आप किसी भी नेटल चार्ट में केतु को शुक्र के साथ देखते हैं या आप उसको गुरु के साथ देखते हैं तो पूरे चार्ट को बहुत गंभीरता से देखिए और उसमें क्या संभावनाएं बन रही हैं उसको आप खुद भी समझ सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी बता सकते हैं। इसीलिए जब भी केतु ग्रह का संबंध किसी भी ग्रह के साथ बन जाए, चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ, भला कि ये ग्रहण योग होता है, इसके बावजूद भी अगर ऐसा जातक अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक क्षेत्र में लेकर के जाए तो जो ये ग्रहण का प्रभाव होता है ये परिवर्तित होकर के उसको आत्म ज्ञान की ओर, आत्मदर्शन की ओर जो है प्रेरित कर देता है। क्योंकि ग्रहण हमें कहाँ लग सकता है? ग्रहण हमको संसार की दृष्टि से लग सकता है, मतलब कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सफलताएं हैं, या जो सामाजिक स्तर पर चीजें सफलता के लिए पैरामीटर होती हैं, वहां पर ये ग्रहण की तरह से काम करेगा। लेकिन इसी ऊर्जा को अगर व्यक्ति अपने अपने उत्थान के लिए उपयोग करना शुरू करे तो यही चंद्र केतु की युति, यही सूर्य और केतु की जो युति है, ये ग्रहण के बजाय व्यक्ति के अंदर एक अलग किस्म का विजडम दे देगी और उसके माध्यम से जातक स्वयं के भीतर प्रवेश करेगा, स्वयं को जानने की, पहचानने की जो एक इच्छा शक्ति होती है उसको डेवलप करेगा और फाइनली वो सभी चीजों से ऊपर उठ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि जो आज मैंने आप लोगों को बताया है गुरु केतु युति, शुक्र केतु युति, इसको आप समझ पाएंगे। और शुक्र केतु युति को कभी भी गलत नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग इसको सोचते हैं कि शुक्र केतु का मतलब हुआ कि शुक्र प्रेम है, विलास है, और केतु का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो ऐसे जातक के बहुत ज्यादा रिलेशन बनना, ऐसा नहीं है। शुक्र केतु युति जो होती है वो बहुत ही आध्यात्मिक युति होती है, क्योंकि इसमें ज्ञान का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये खराब युति नहीं होती है। ये खराब तभी हो सकती है जब ये खराब भावों से संबंध बना ले या इस किसी तरह के अफ्लिक्शन में आ जाए, या लग्नेश कहीं प्रभाव में है, 5th हाउस का, 7th हाउस का, 12th हाउस का, 8th हाउस का कुछ कनेक्शन बने, तब आप एक बार कह सकते हैं कि कहीं पर राहु है, शुक्र है और मंगल है, इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तब आप एक बार कह सकते हैं। लेकिन केवल केतु और शुक्र की युति जो होती है ये खराब नहीं होती है, बल्कि ये व्यक्ति के अंदर एक ऐसी खोज को डेवलप कर देती है, शुक्र केतु की युति, कि ऐसा जो जातक होगा, विशेष रूप से कोई स्त्री अगर है शुक्र केतु युति वाली, तो वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहती है जो उसको दैहिक स्तर के परे जो एक आत्मिक संबंध होता है उस लेवल पर चीजों को उससे वो प्राप्त करना चाहती है। तो इसका एक अलग ही पक्ष है और इसको समझना चाहिए। और आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों के साथ में ये बात की है, इसको भी आप समझेंगे, सुनेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिट का वीडियो नहीं है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो
गुरु केतु और शुक्र केतु। और जहां तक आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति का सवाल है, तो सारे ग्रहों में, चाहे वो गुरु हो शुक्र हो, जो कि आत्मा कारक ग्रह की तरह से लिए जाते हैं, केतु ग्रह जो है ये मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए और वैराग्य के लिए, केतु और शनि की जो युति होती है बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और केतु का रुझान मोक्ष की ओर होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें कहीं ना कहीं डिटैचमेंट होगा, एक लिबरेशन की भावना होगी। तो इस वीडियो से आप क्या समझे, इसको आप किस तरह से ले रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ कमेंट करिएगा, जिससे मुझे पता चल पाए कि मैंने जो आप लोगों के साथ में ये शेयर किया है इसको आप समझ पा रहे हैं। और मैं आप लोगों के लिए फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।